हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। दोस्तों, आज मैं शुरू कर रहा हूँ कॉमिक्स विनाशक। इंस्पेक्टर स्टील और परमाणु का कॉमिक्स है ये कॉमिक्स हमारे रेगुलर दोस्त मिस्टर मृणाल शर्मा की रिक्वायरमेंट पर है। चलिए शुरू करते हैं ये कॉमिक्स। और मृणाल शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉमिक्स की डिमांड के लिए। विनाशक। राजनगर, जिसमें रहते हैं बहुत से ऐसे लोग जो शहर को सुंदर बनाना चाहते हैं। इसलिए वे हर काम करते वक्त इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके काम से शहर की सुंदरता पर कोई असर ना पड़े। हाँ भाई, करे सफाई। लेकिन राजनगर में बहुत से ऐसे लोग भी रहते हैं जिन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि उनके कामों से शहर नरक बनता है या फिर भी मेरा भारत महान। नरक। बम जहाँ फटता है वहाँ तबाही मचा देता है। लेकिन यह बम कैसा है जिसका धमाका तो हुआ लेकिन उसके धमाके से चींटी भी नहीं मरी। रिलैक्स मिस्टर आयरन। इस बम का असर फटने के साथ नहीं बल्कि फटने के बाद होता है। और असर भी ऐसा कि 10 गज की परिधि में जो भी इस बम के प्रभाव के दायरे में आएंगे वे ऐसे तड़प कर ही अपना दम तोड़ देंगे जैसे पानी से बाहर निकलकर मछली अपना दम तोड़ती है। देख रहे हो? हाँ, मेरी आंखों के सामने हैं तड़पते हुए लोग और उनके सिरों पर तांडव करती मौत। गजब है तुम्हारा बम। ये तो कुछ भी नहीं। जो मटेरियल मेरे पास है उससे ऐसे बम भी बन सकते हैं जो 10 किलोमीटर के एरिया को भी कब्रिस्तान बना दे। अब मेरी ऑफ़र के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे तुम्हारी ऑफ़र मंजूर है। तुम मुझे रॉ मटेरियल भेजो, मैं उसे अपनी फैक्ट्री में बम का रूप देकर उन्हें विदेशों में सप्लाई करता हूँ। लेकिन इस सारे काम का मैं आधा हिस्सा लूँगा। तुम बहुत समझदार हो आयरन। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से मैं ना तो अपने मटेरियल से बम बना सकता हूँ और ना उसे कहीं सप्लाई कर सकता हूँ। जबकि राजनगर में रहकर तुम यह काम आसानी से कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हें अपने आधे हिस्से का पार्टनर बनाता हूँ। गुप्त रूप से एक बड़ा सौदा तय हो गया था। लेकिन जो उस सौदे का आधार था वह गुप्त नहीं रहा। क्राइम कवरेज। 50 लोगों की दम घुटने से मृत्यु। मौत दबे पांव आकर 50 निर्दोष लोगों को निगल गई। कारण की जांच जारी। और मेरी जांच यह कहती है कि कल रात 50 लोगों के मारे जाने के पीछे खतरनाक पेट्रोल जैली बम का हाथ था। पेट्रोल जैली बम? यह क्या भला है डॉक्टर अनीस? पेट्रोल के अंदर जो अत्यंत घातक विषैले तत्व होते हैं उन्हें एक जैली के रूप में इकट्ठा किया जाता है। उसी जैली को बाद में बम का रूप दे दिया जाता है। वही बम पेट्रोल जैली बम कहलाता है। यह बम जैसे ही फटता है वैसे ही इसमें मौजूद विषैले तत्व वातावरण की ऑक्सीजन को समाप्त कर देते हैं। और जब वातावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी तो लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। ओह, ये किस मुसीबत ने शहर में सिर उठा लिया है। इस मुसीबत को रोकने के लिए तुरंत ही कुछ कीजिए कमिश्नर साहब। मेरा दिल कहता है कि आने वाले दिनों में यह मुसीबत एक भयानक रूप धरने वाली है। अनीस के दिल की आवाज़ सही थी। राजनगर में सचमुच उस मुसीबत को भयानक रूप देने की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन वह तैयारी परवान चढ़ पाती उससे पहले सक्रिय हो गई कानून की मुहाफिज वे दो आंखें, फर्ज की बागडोर थामने वाले दो हाथ, कानून की धाराओं का गुलाम वह जिस्म। रोको। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? क्या अब दूध सप्लाई करना भी जुर्म हो गया है? नहीं, दूध सप्लाई करना जुर्म नहीं है। क्रें। स्कैन मोड। लेकिन वह विस्फोटक पदार्थ सप्लाई करना जरूर जुर्म है जो इस वक्त दूध वाले टैंकर में भरा है। यह इंसानी आंखें नहीं जिसमें तुम धूल झोंको। ये स्टील की वो आंखें हैं जो फौलाद के सीने को फाड़कर उसके पीछे छिपी सच्चाई को देख लेती है। और ये इंसानी नहीं, आयरन का जिस्म है, भड़ाक, जो जुर्म की तरफ उठने वाली हर कानूनी आंख को फोड़ने के लिए पैदा हुआ है। टैंकर के अंदर से बाहर निकलने वाले आयरन नामक उस शख्स को देखकर किसी भी साधारण इंसान के त्रिपन कांप सकते थे। लेकिन फर्ज की उस मशीन पर उसका जरा सा भी असर पड़ा हो ऐसा नहीं लगा। जुर्म की दुनिया का आयरन कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उसे कानून के आगे घुटने टेकने ही होते हैं। कानून ने अभी ऐसा कोई फौलाद नहीं बनाया जो आयरन को झुका सके। भड़ाक। स्टील को दूर फेंककर आयरन मेंढक की तरह उछलकर टैंकर में सवार हुआ। बेहद फुर्ती के साथ उसने गियर भी डाला, एक्सीलेटर भी दबाया। लेकिन एक्सीलेटर पूरा दबा हुआ है। ये टैंकर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? इसलिए क्योंकि अब कानून के हाथ लंबे ही नहीं ताकतवर भी हो गए हैं अपराध के चारों खाने चित करने के लिए।
टैंकर पलटने के साथ ही गड़बड़ हो गए आयरन को कानून की उस ठोकर ने सीधा किया। खुद को फौलाद बता देने के लिए सिर्फ फौलादी कवच ही बहुत नहीं होता, कड़म जिस्म भी फौलाद होना चाहिए, और थोबड़ा भी। मैं इस टैंकर को उड़ा दूंगा। इसमें भरी पेट्रोल जली के प्रभाव से तू भी खत्म हो जाएगा स्टील, और आसपास का एरिया भी। अपने नापाक इरादे को तू शौक से पूरा कर सकता है, अगर तू टैंकर तक पहुंच जाए तो। स्टील के सर्विस रिवॉल्वर से निकली इस गोली ने आयरन के हाथ में थमे लाइटर को अपना निशाना बनाया, और इस गोली ने आयरन की टांग को। एम पावर। लेकिन हलाल होते बकरे की तरह चीखता वह नीचे गिर पाता, उससे पहले ही स्टील ने उसे थाम लिया। नीचे गिरकर तू बेहोश हो सकता है आयरन, जबकि मुझे तुझे होश में रखना है, क्योंकि मुझे तुझसे पूछना है कि टैंकर भर के यह पेट्रोल जली किसने राजनगर भेजी है और क्यों। स्टील के सामने इतनी देर टिकने के बाद शायद आयरन में इतनी ताकत कहाँ बची थी कि वह जुबान बंद रखे रखता। पेट्रोल जली से भरा यह टैंकर दिल्ली से भेजा गया था। मैंने इसे राजनगर की सीमा पर रिसीव किया, पर अब मैं इसे लेकर अपने अड्डे पर जा रहा था, जहां मुझे इस जली से पेट्रोल जली बम बनाने थे। इस टैंकर को राजनगर भेजने वालों के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वह दिल्ली में कहीं रहता है। वह कौन है और उसका नाम क्या है, ये मैं नहीं जानता। लाई डिटेक्टर बता रहा है कि यह सच बोल रहा है। इसे सचमुच नहीं पता कि अपने स्वार्थ के लिए इंसानों की जिंदगी से खेलने वाला वह यमदूत कौन है। लेकिन वह मेरे हाथों से बचा नहीं रह सकता, चाहे उसके लिए मुझे दिल्ली क्या अंतरिक्ष में भी क्यों न जाना पड़े। फिलहाल तो मुझे इसके और इसके बम बनाने वाले अड्डे की सूचना हेडक्वार्टर को देनी है। इधर स्टील का हाथ रिसीवर से छेड़छाड़ कर रहा था, इधर किसी की उंगलियां कुछ बटनों पर नाच रही थी। 90% रोबोट, 10% ह्यूमन। इसमें वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, लेकिन यह वो नहीं जिसकी मुझे तलाश है। मुझे अपनी तलाश एक बार फिर नए सिरे से करनी होगी। किसी की तलाश नए सिरे से शुरू होने जा रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर स्टील को जो सिरा मिला था उसे अपनी तलाश उसी से शुरू करनी थी। और मुझे अपनी यह जांच पूरी करने के लिए दिल्ली जाना होगा सर। पेट्रोल जैली बम के सहारे खतरनाक खेलने वाले खिलाड़ी वही हैं सर। ठीक है इंस्पेक्टर, तुम इस केस को अंजाम देने के लिए दिल्ली जा सकते हो। थैंक यू सर। जिस पेट्रोल जैली बम से राजनगर के इस सुपर कोप को परेशान कर रखा था, उसने दिल्ली के इस वंडर पुलिसमैन की भी नींद हराम कर रखी थी। सारी पुलिस फोर्स तबाही मचाने वाले पेट्रोल जैली बम से संबंधित गिरोह को ढूंढने के लिए परेशान है, और तुम हो कि मुझे डिस्को में ले जाने की जिद कर रही हो। भगवान के लिए मेरी परेशानी समझो शिप्रा, और मेरा पीछा छोड़कर अपने घर जाकर टीवी पर फिल्म देखो। उस फिल्म को तो पापा मम्मी के साथ बैठकर देख रहे हैं, और इसी से पता चलता है कि दिल्ली के पुलिस वाले पेट्रोल जैली बम से जुड़े गिरोह को ढूंढने के लिए कितने सक्रिय है। इसलिए ज़्यादा बहाने मत बनाओ और जल्दी से मेरे साथ आओ। डिस्को में चलने के लिए तैयार हो जाओ। समझने की कोशिश करो शिप्रा, दिल्ली में होने वाली पेट्रोल जैली बम के धमाकों से तुम्हारे पापा रघुनाथ मिश्र परेशान हैं या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। इसलिए मेरा पीछा छोड़कर मुझ पर एहसान करो। नहीं, तुम्हें मेरे साथ डिस्को चलना ही होगा। शट अप, मैंने कहा ना, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊँगा। भागो यहाँ से। तुम जैसी लड़कियां कभी किसी परेशानी को दूर नहीं कर सकती, बल्कि उसे बढ़ा ही सकती हैं। विनय की इस डांट ने शिप्रा को रुला दिया। वो, अरे तुम तो रोने लगी। देखो, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का नहीं था। यकीन मानो, मैं वाकई बहुत परेशान हूँ। तुम्हें मेरी परेशानी को समझना चाहिए शिप्रा। अच्छा सुनो, मैं जब इस पेट्रोल जैली बम वाले केस को सॉल्व कर लूंगा, तब तुम्हारे साथ डिस्को चलूंगा। आई प्रोमिस। मेरा हाथ छोड़ो सुबुक, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। अब तो मैं तुम्हारे साथ पास तभी आऊंगी जब तुमको दिखा दूंगी कि मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो परेशानियाँ बढ़ाती है, बल्कि उनमें से हूँ जो परेशानियाँ दूर करती है। मेरी परेशानी तुम दूर करोगी। जिस दिन ऐसा हो गया, उस दिन सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से निकलेगा। क्या कहा तुमने? तो कुछ नहीं, मैं तो कह रहा था कि सूरज पश्चिम में डूबने वाला है, यानी गुड इवनिंग। तो तुम जाओ। जाती हूँ। गुस्से में पैर पटकती वहां से रवाना हुई शिप्रा। दंड हुई। मुझे विनय को दिखा देना है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसी वो समझता है। लेकिन ऐसा करने के लिए मैं करूँ तो क्या?
करूं? अरे, ये पापा क्या कर रहे हैं? अपने पलंग के गद्दे के नीचे क्या छिपा रहे हैं वे? रुपये? इतने सारे रुपये? पापा के पास इतने सारे रुपये कहाँ से आए? शिप्रा के सवाल का जवाब उसे उस समय मिल गया जब उसके पापा रघुनाथ मिश्र ने फ़ोन का रिसीवर उठाया। मेट्रो क्लब में तुम्हारे आदमी मिस्टर यमदूत ने मुझे रुपया दे दिया है। तभी तो ड्यूटी पर होते हुए भी मैं घर पर मौजूद हूँ और तुम्हारे खेलने के लिए कनॉट पैलेस का मैदान खाली छोड़ दिया गया है। लेकिन तुम वहाँ कौन सा खेल खेलना चाहते हो घड़ियाल सेठ? कुछ ही देर में सारी दुनिया के साथ साथ तुम भी खेल के बारे में जान जाओगे। लेकिन तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल चुकी है, इसलिए ऐश करो। खटाक। ओह, अब मैं समझी कि ड्यूटी पर होने के बाद भी पापा घर पर क्यों हैं। लेकिन उनके ड्यूटी स्थल कनॉट प्लेस पर अपराधी ऐसा कौन सा खेल खेलना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने पापा को लाखों रुपये दिए हैं? कोई तगड़ा ही चक्कर लगता है। मुझे इसके बारे में विनय को बताना चाहिए, लेकिन मुझे पापा वाली बात गोल करनी होगी, वरना वह सोचेगा कि मैं एक रिश्वतखोर वाले की बेटी हूँ। शिप्रा तेजी से विनय से मिलने के लिए चल पड़ी, लेकिन विनय उसे नहीं मिलने वाला था। विनय इस समय परमाणु के रूप में आकाश की ऊंचाइयों को नाप रहा था और उसके कानों में गूंज रही थी वह मशीनी आवाज। तेज परमाणु और तेज, तुम्हारी जरा सी देरी पालिका बाजार को लाशों का बाजार बना देगी। तुम चिंता मत करो प्रोबोट, मेरे होते एक भी लाश नहीं गिरेगी। मैं सही समय पर पहुंचूंगा। पालिका बाजार। लाल शर्ट वाले जिस आदमी को तुम बदहवास सा बाहर निकलते देख रहे हो, यही अपराधी है। धन्यवाद प्रोबोट। अब यह भागकर अपने अड्डे पर नहीं, मेरे साथ हवा की सैर करने जाएगा। और वहाँ यह अकेला नहीं बल्कि अरे, उस सिलेंडर के साथ जाएगा जिसमें आग बुझाने वाली गैस नहीं, मौत बांटने वाला सामान भरा हुआ है। लेकिन इसमें भरा मौत का सामान तभी अपना असर दिखाएगा जब यह जमीन पर फटे। धरती से कई सौ फीट ऊपर वायुमंडल में अगर यह फटेगा तो किसी का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अब मुझे यह जानना है कि उस सिलेंडर को हथियार बनाकर तबाही का खेल कौन खेलना चाहता है, और इसका जवाब मुझे देगा वो जो उस सिलेंडर को पालिका बाजार में रखकर भाग रहा था। ओह नो! परमाणु रस्सी से बंधे उस अपराधी की तरफ पलटते ही परमाणु को एहसास हुआ कि उस अपराधी को अपने साथ लाकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी। ओह! यह तो पीड़ा से तड़प रहा है। इसके मुंह और नाक से खून निकल रहा है और इसका यह हाल हुआ है इतनी ऊंचाई पर मौजूद वायु के उच्च दाब के कारण। उस सिलेंडर को जल्द से जल्द धरती के वायुमंडल की परिधि से दूर निकालने की जल्दी में मैं यह भूल गया कि ये मेरी तरह विशेष पोशाक धारण किए वंडरमैन नहीं, साधारण आदमी है। मुझे इसे तुरंत नीचे लेकर जाना होगा, तभी यह बच सकता है। फ्लाइंग पावर, पावर टेस्टिंग कंटिन्यू। ओह नो! मेरे बचाने की पूरी कोशिश के बाद भी यह मर गया। उफ! मेरी जल्दबाजी के चक्कर में इसकी सांसें बंद हो गई और साथ ही बंद हो गया इससे पूछताछ करके पेट्रोल जली बम के निर्माता तक पहुंचने का रास्ता। तभी परमाणु के मस्तिष्क में गूंजी वह आवाज, परमाणु, परमाणु। यस प्रबोध, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ। कहो, क्या क्या कहना चाहते हो? वहाँ पब्लिक बाजार में पेट्रोल जली बम का जबरदस्त आतंक फैला है, उसे जाकर शांत करो। ओके प्रोबोट, मैं उधर ही जा रहा हूँ। लेकिन बम के नाम से हड़बड़ाए लोगों को शांत करने और लाश को पुलिस के हवाले करने वहाँ परमाणु नहीं, इंस्पेक्टर विनय पहुंचेगा। कृपया उत्तेजित ना हो। अब बाजार को कोई खतरा नहीं है। शांति बनाए रखे और अफवाहों पर ध्यान ना दे। शांति की अपील करके हटा जो इंस्पेक्टर विनय। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।